नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज का सवाल है कि अब तक यूपी में क्राइम बोलता था, क्या अब बीजेपी सरकार का काम बोलेगा? योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही यूपी के अपराधियों ने उनके शासन को चैलेंज दे दिया, तो क्या योगी के दम से यूपी का अपराध कम होगा? यूपी में कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि नई सरकार के शपथ वाले दिन 4 बड़ी वारदातें हुई। इलाहाबाद में बीएसपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शमी की हत्या चुनावी रंजिश की वजह से हुई। मोहम्मद शमी पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, उनके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले थे। योगी सरकार की शपथ के दिन ही पीलीभीत में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हुई। हालांकि पुलिस का दावा है कि शिकायत के बाद यह कब्जा हटा दिया गया। कल ही औरैया में एक रेलवे कर्मचारी, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। इसी तरह आगरा में भी 19 मार्च को एक ज्वेलर की हत्या हो गई। सवाल है कि ऐसे अपराधों से योगी सरकार कैसे निपटेगी? वैसे आज राज्य के डीजीपी जावेद अहमद के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार की प्राथमिकता है। योगी सरकार के सत्ता में आते ही इलाहाबाद में नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो अपराधियों से चुनौती मिली है, क्या उससे निपटने में वो कामयाब हो पाएंगे? अभी यूपी हत्या, महिलाओं से अपराध, अपहरण और फिरौती की वारदातों या हिंसक घटनाओं जैसी मामलों में देश में सबसे ऊपर के राज्यों में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यूपी भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा है और दूसरे सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, और सबसे बड़ी बात, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते रहे। ऐसे में क्या योगी सरकार इन सब हालात से निपटकर उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना पाएगी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज ही शपथ लेते हैं और हम अल्पसंख्यकों के लिए क्या आज ही गिफ्ट दिया गया? ये हमारा समाज, आपने कहा सबका साथ सबका विकास है, यही विकास है हमारा। जैसा तहरीर के अंदर नामजदगी की है, वो रंजिश जो कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर है, प्रधानी के चुनाव को लेकर है, उस चीज को इन्होंने जो परिवारजनों ने है उसके ऊपर आरोपित किया है। समाजवादी गुंडे में इस सरकार में सबसे ज्यादा कब्जे हुए। अब कल से जब बीजेपी की सरकार की पूर्ण बहुमत से जबकि नाम सुना है और योगी आदित्यनाथ जी बने, उसके बाद से इन्होंने फिर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिए। आज रात्रि में बदमाश के घर में उनको मार करके उनकी पत्नी की बच्ची को जला दिए। इलाहाबाद की जो घटना है उसमें जो नामजदगी हुई है उस पर जांच होगी और अग्रिम कार्रवाई जांच के आधार पर। मुद्दे बहुत सारे हैं जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, जिसे हल करना हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। आज उनकी सरकार आई है, घटना फिर उसी प्रकार घटने लगी है। हम अभी गुंडा राज नहीं करेंगे क्योंकि विराज उनका बना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता न करें, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई भी हो, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। जिस प्रकार से लोग मंदिरों में जाते हैं, इस प्रकार से जिस दिन पुलिस स्टेशनों के थानों के अंदर लोग जाना पसंद करेंगे, अपनी शिकायत लेकर के जाना पसंद करेंगे और उनको लगेगा कि उनके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, मुझे लगता है वहीं से जो है शुरुआत हो जाएगी। जो फ्रिंज एलिमेंट हैं भाजपा के, जो नित नए बयान देते हैं, जो समाज के अंतर विरोधों को तेज करने का काम करते हैं, सबसे पहले तो उन पर लगाम लगानी पड़ेगी, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बीएसपी लीडर की भी की हत्या हुई है, तो उनके कथनी में और करनी में कितना फर्क है वो तो पता लग ही जाएगा। क्या योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अपराधियों का काम बोला है? क्या सीएम योगी को अपराध के उत्तम प्रदेश का चैलेंज मिलेगा? यूपी में अब तक क्राइम का बोलबाला था, लेकिन क्या अब काम बोलेगा? यूपी में क्या होगा क्राइम कंट्रोल का योगी फॉर्मूला?
क्या मुख्यमंत्री योगी के दम से यूपी में होगा अपराध कम? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव राय हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं, 2007 से 2009 के बीच यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। और शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूथ फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। और हाल ही में उनकी किताब आई है उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं, जो सरकार से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम बहुजन समाज पार्टी को भी इस कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, लेकिन बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से न्यूज चैनल्स को एक ईमेल किया गया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है, I wish to inform you that BSP has neither appointed or authorized anyone to sit in panel discussions held in various media channels as spokesman or BSP Samarthak. So please don't show anyone in the said capacity during any discussions in your channel, as it will not be fair. Thank you for your cooperation with the hope that you will seriously take into consideration above request and get it implemented with the immediate effect. मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से किसी को भी पार्टी प्रवक्ता या पार्टी समर्थक के तौर पर किसी टीवी चैनल पर बैठने के लिए अधिकृत नहीं किया है। लिहाजा उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समर्थक के तौर पर, नेता के तौर पर या प्रवक्ता के तौर पर अगर टीवी चैनल्स किसी को बैठाते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने चाहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी का कोई नुमाइंदा आज इस बहस में शामिल नहीं किया है। हालांकि मायावती ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अपराध पर कम और बीजेपी के चुनावी वादों पर उन्होंने बातें ज्यादा कही हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, जिस दिन शपथ होती है उसी दिन 4 बड़े अपराध होते हैं, क्या कहेंगे इसको? सिर मुंडाते ही ओले पड़े? नहीं, देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारा जो विजन रहेगा भविष्य का, उसका एक खाका मैं यहाँ रखना चाहूँगा। 4 मुख्य कारण हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक परिस्थिति रहा। मैं अभी नरेश अग्रवाल जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनी और फिर से क्राइम वैसे ही होने लगा जैसे चल रहा था। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि एक तरह से क्राइम पहले से ही चल रहा था। अब हमारा चैलेंज है उसे रोकना। नंबर 1 कारण क्राइम का उत्तर प्रदेश में था पॉलिटिकल पैट्रोनेज, अर्थात राजनैतिक संरक्षण। उसके 2 बड़े उदाहरण रहे हैं, गायत्री प्रजापति और अतीक अहमद। कोर्ट के कहने के बाद ये मंत्री, जो कि मंत्री हैं, वो अरेस्ट होते हैं। तो सोचिए साधारण लोगों को किस प्रकार का प्रश्रय मिलता होगा। दूसरा बड़ा कारण है कि नो मॉडर्नाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस की है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सीएजी का जो रिपोर्ट आया है 2016 में, 55% मैन पावर कम है उत्तर प्रदेश में। उदाहरण के अनुसार जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस का उत्तर प्रदेश में, वो 180 पुलिस कर्मी प्रति 1 लाख व्यक्ति है, मगर जो है उत्तर प्रदेश में वो है 80 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख व्यक्ति। मतलब 100 पुलिसकर्मी प्रति लाख व्यक्ति की शॉर्टेज है। तीसरा विषय है रॉन्ग प्रायोरिटीज। भैंस ढूंढना पहले प्रायोरिटी था आजम खान का, आज इस प्रायोरिटी को शिफ्ट करना होगा। चौथा बड़ा विषय है अपीजमेंट। राजनीतिक दल किस प्रकार से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पुलिस स्टेशन से करते थे, उस तुष्टीकरण को भी समाप्त करना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज है मैन पावर का वहां पर डेजिग्नेट करना उत्तर प्रदेश में, और जो बड़े बड़े मॉडर्नाइजेशन के विषय हैं उनको लाना, और पूरी तरह। ठीक पात्रा जी, 1.5 मिनट हो गया। आपने कम से कम ये नहीं कहा कि हमको विरासत में जो मिला है उसको संभालने में टाइम लगेगा। आपने फ्यूचर का विजन रखा है। ऐसा विजन क्या पिछली सरकार के पास नहीं था राजीव राय? अगर था तो आज तक वही स्थिति क्यों है जिसको लेकर लगातार आप 5 साल तक सवाल के घेरे में रहे? रोहित जी, कल इसी समय मैंने आपके चैनल पर बधाई दिया था और सहयोग का आश्वासन भी दिया था, लेकिन हमें नहीं लगा था तब कि जो 5 सालों तक और खास तौर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो बड़े बड़े झूठ प्रधानमंत्री स्तर से बोला गया, आंकड़ों के हेर फेर करके यूपी में सबसे ज्यादा अपराध है, यूपी में सबसे ज्यादा दंगे हैं। अगर विरासत की आप बात कहेंगे तो हमने इनको 100 नंबर का विरासत दिया है, डायल 100 दिया है।
अब अगर पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता है, आप गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात बार बार कहते हैं, मुझे मजबूर मत करिए कहने पर कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और आपके उप मुख्यमंत्री के ऊपर 307 के मुकदमे चल रहे हैं, दंगे के मुकदमे चल रहे हैं, लूट के मुकदमे चल रहे हैं, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। अब तो शासन आपका है, अब तो भाषा बदल दीजिए। अब ये हो रहा था, वो हो रहा था, पुलिस आपके राज्य में जितनी भर्तियां हुई थी आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। आपका भी शासन रहा 14 साल पहले, और 5 साल में जितने पुलिस के कर्मियों की भर्तियां हुई है, जितने प्रमोशन है, उसको भी देख लीजिए। अब हम अभी भी आपको एक मौका देते हैं, अभी भी आपको स्कोप देते हैं। पहले दिन हम जल्दीबाजी में कोई ठप्पा नहीं लगाना चाहते हैं, जिस तरह आप उतावले थे कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर झूठ करके लोगों को बरगलाकर एक रंग परसेप्शन पैदा कर दिया जाए। अब आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जितने सवाल आपने हमारी पार्टी और हमारी सरकार के ऊपर खड़ा किए, वो सवाल इंतजार कर रहे हैं और जवाब देने की आई है। तो इधर उधर मत ढूंढिए कि आंकड़े ये थे और पुलिसकर्मी कम थे और ये। विक्रम सिंह साहब, आप तो पुलिस में रहे, आपको समस्या कहाँ नजर आती है? मुझे समस्या सरकारी यहाँ नजर संरक्षण आती था है जी, ये बड़ी समस्या है। पुलिस की भर्तियां ठीक नहीं थी, ये बड़ी समस्या है। बेरोजगारी थी, ये बड़ी समस्या है, या क्या? आपने रोहित जी स्वयं उत्तर दे दिया। सबसे पहले कि हमारी प्राथमिकता में था ही नहीं कि हम अपराध को नियंत्रित करें। अपराध कभी भी उसका उन्मूलन नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीज संभव है कि अपराध होने के बाद हम अपराधियों को तबाह कर दें। अब परीक्षण सरकार का, पुलिस विभाग का यह है कि जो अपराध घटित हुए हैं उनको किस तत्परता के साथ आपने गिरफ्तारी की। गायत्री प्रजापति का अगर उदाहरण लें, जो लंबी रस्सी आपने उनको दी पलायन करने के लिए, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा नहीं की। मनमाने तरीके से वो आत्मसमर्पण करते हैं, मनमाने तरीके से जेल जाते हैं। पुलिस ने इतना भी साहस नहीं किया कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके बृहद पूछताछ की जाए, नार्को एनालिसिस की जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक सेवा समिति थी, न कि एक पुलिस का एक दल था। आपको एक आधे कसाई और आधे इंसान की तरह अपराधियों के प्रति व्यवहार करना होगा। अपराधी चाहे जेल में अपना साम्राज्य चला रहा हो या अपना गिरोह चला रहा हो, उसके प्रति उदार दृष्टिकोण आत्मघाती होगा। और अभी यही संदेश जा रहा है। गलत भर्तियां, डायल 100 अगर आपने कहा है, डायल 100 अगर था तो प्रजापति जी के बारे में क्या कार्रवाई की डायल 100 ने? यहां पर यह कहा जाता है डायल 100 तो लखनऊ से संचालित होता है, आप लखनऊ से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। डायल 100 एक व्यक्ति और उसका दर्शन, उसका प्रशिक्षण कितना है, वो निर्धारित करता है कि हमारे उपकरण और संसाधन का क्या सदुपयोग होता है या क्या दुरुपयोग होता है। भर्तियों के बारे में यह कहा जाता है कि जाति विशेष के ऊपर विशेष कृपा रही और भर्तियां एक तरीके से एक अनबैलेंस तरीके से भर्तियां की गई। थानों की नियुक्तियां 70% जाति विशेष को दी गई। धन्यवाद। ये सवाल भी आएगा अभी, जो आपने छेड़ दिया ना अभी कि जाति विशेष की भर्तियां हुई, इस पे भी वापस आएंगे, राजीव राय से बात करेंगे। उसके पहले शांतनु, मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत सारा दस्तावेज लेके बैठे हुए हैं। राजीव राय कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोलते रहे। अब समय आ गया है कि इस पोल को खोला जाए कि भाई उत्तर प्रदेश में उतना अपराध है नहीं जितना दिखाया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा हैं जो सालों से भारत में अवेलेबल हैं, उस पर अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती है तो वो एक अलग विषय है। मैं कुछ 4-5 आंकड़े रखूंगा, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करूंगा। आईपीसी के जो डेटा है वो यूपी में कम है, 8.5% करीब पूरे इंडिया का जो आईपीसी क्राइम है वो यूपी में है। लेकिन जो स्पेशल लॉज में है, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, उसमें 58% भारत के सारे जो केसेस हैं वो यूपी में दर्ज हैं। बल्कि ब्यूरो ने खुद कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये लोग डेटा को हेरफेर करते हैं और आईपीसी वाले मुकदमे जानबूझ के इसमें लगते हैं क्योंकि आईपीसी के मुकदमे बड़े दिखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला यह है कि 58% के साथ सबसे आगे है। किडनैपिंग जो सुनने में भी आती है, 14.5% के साथ यूपी नंबर 1 पे है। औरतों के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। मर्डर करीब 5000 मर्डर के साथ यूपी नंबर 1 पे है। तो एक तो ये डेटा एस्टैब्लिश होता है कि यूपी हर जगह नंबर 1 पे है। इन डेटा को अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो उनके पास कोई काउंटर डेटा है। एनसीआरबी ने क्यों घपला करा होगा? यूपीए के टाइम पे भी ऐसा डेटा था। उनका कहना है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ये बात पहले कई दफे हो चुकी है। वो किसी एक पर्टिकुलर इसमें, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा में बहुत सारे पहलू होते हैं, तो किसी एक में उन्होंने मध्य प्रदेश ढूंढ लिया होगा, तो वहां से उस डेटा को कह रहे होंगे। लेकिन आप ओवरऑल डेटा देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश आपको नंबर 1 में दिखेगा। और जो फील्ड पे हुआ है, जो दंगे हुए हैं, जो रेप के कांड हुए हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। तो डेटा और मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बात अगर इंगित कर रहे हैं, और यूपीए के टाइम में जब वो कांग्रेस उनके साथ थी। चलिए, समय हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। राजीव राय जरूर इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। उसके पहले विशाल पांडे, कल रात को यह भी चर्चा हो गई अचानक सोशल मीडिया में कि डीजीपी हटा दिए गए, दूसरे डीजीपी ने स्थान ले लिया। क्या आपको लगता है कि सरकार की
प्रायोरिटीज में अगर अपराध को रोकना है तो उसमें पुलिस सिस्टम में बड़े बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और उसके लिए कोई हलचल, कोई तैयारी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल रोहित जी, और इसकी हलचल ज़्यादा तेज़ हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी पिछले 2 से 3 दिनों में लखनऊ भेजे गए थे, जिन्होंने महंत आदित्यनाथ के साथ, हमारे सूत्र बता रहे हैं, मुलाकात भी की है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों ही जल्द बदले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद को हटाया जा सकता है, नए डीजीपी की तलाश की जा रही है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी बदला जा सकता है। फिलहाल जो कल से वारदातें उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी रोहित जी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और गृह सचिव दोनों को तलब किया और कई बार उनसे बातचीत की और उनको ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इन अपराधों के जो गुनहगार हैं उनको पकड़िए। और आज दोपहर में एक बार फिर से डीजीपी को तलब किया था और ये रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इन पूरे मामलों में क्या हुआ है। तो अभी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में डीजीपी और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के बदल सकते हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी लखनऊ में थे और उनकी बातचीत भी मुख्यमंत्री के साथ में हुई है, फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अफसर बदल के किसको दूसरा अफसर बना दिया। आम जनता को फर्क इससे पड़ता है कि अपराधियों में पुलिस का डर कितना है और अपराध का दर कितना कम हुआ है। राजीव राय कुछ आंकड़े रखे थे शांतनु गुप्ता ने। कल भी आपने कहा था कि मैं उन आंकड़ों को चैलेंज करता हूं जो एनसीआरबी के डेटा के हवाले से दिए जाते हैं। आप अगर गूगल पे खोज पाए हो तो आप बता दें। दूसरी चीज ये जो डीजीपी साहब ने बात कही, पूर्व डीजीपी साहब ने, कि एक जाति विशेष के लोगों की भर्तियां हुई और कहीं ना कहीं आपराधिक संरक्षण था, जिसका आखिर तक गायत्री प्रजापति के केस में भी दिखाई देता रहा नमूना। और अगर डेटा गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एनसीआरबी के डेटा को लेकर। ठीक है, राजीव जी बोलिए। बैठे हैं कि एक ही चश्मे से देखते हैं और एक ही चश्मे से पढ़ते हैं। उनको एनसीआरबी ने कह दिया, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर कि उत्तर प्रदेश में गोलमाल हुआ है, आंकड़े में गोलमाल हुआ है। अगर इनकी ये जानकारी और ये रिसर्च है तो मैं अपनी डिग्री भी इनके सामने बताना चाहूंगा। ये बातें कहीं और कह सकते हैं। मेरे पास, अब आप गूगल की बात कर रहे थे, मेरे पास आंकड़े आ गए हैं गूगल के। अभी टाइम लगेगा, कहिए तो मैं मेल कर दूं। इन्होंने आंकड़े उठाकर एक पर्टिकुलर आंकड़े अपने तरीके से बता रहे हैं, इन्हीं को एनसीआरबी सीधे आप करता है। अगर आप फोकस कर सके तो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और राजस्थान नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर 4। हाँ, सही बात है कि बहुत सारे अपराध होते हैं, हर अपराधों की अपनी अलग अलग श्रेणी होती है। मैं कल ही से इनको सुन रहा हूं, मैं व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। अध्ययन मैंने भी रिसर्च किया है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो थीसिस में लिखना चाहते हैं, वही अगर आप अपने छात्रों को बता सकते हैं, सबको नहीं बता सकते, पहली बात। और जहां दूसरी बात आपने कहा कि डीजीपी साहब ने कहा आपको जितना कहना था कह दिए। हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए। अगर ऐसी बात हुई है तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करिए, हमको कटघरे में खड़ा करिए, फिर हम आपके चैनल में आएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और जवाब देंगे। अब बहुत हो गया, जब सरकार है तो इस तरह बिना आधार के कोई बात नहीं करनी चाहिए। कितने जातियों के हुए हैं पुलिस भर्ती में, पुलिस की भर्ती इतना निष्पक्ष तो कहीं हुई नहीं है। आप जांच कर लीजिए ना, अभी तो सरकार आई है, हम मौका दे रहे हैं। आप कल भी बोले थे आपको मौका देना चाहते हैं, 6 महीना ले लीजिए, जांच करिए, मुकदमा करिए, हम आपके कटघरे में खड़ा होकर जवाब देंगे। संबित बोलिए, उसके बाद शांतनु आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बार बार राजीव राय जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, आंकड़े तो लेकर आप रणबांकुरे बने थे, मगर रण में आपकी हार हुई है। मगर यह अहंकार होगा। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूं क्या क्या आंकड़े हैं, आप उससे अपने आंकड़ों को मैच करिए। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर वायलेंट क्राइम्स 40,613 केस 2015 का एनसीआरबी का डाटा रिपोर्टेड है। पूरे भारतवर्ष में 3,305,901 केस रिपोर्ट हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 12.1% ऑफ वायलेंट क्राइम, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। मर्डर, उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर अकाउंटिंग फॉर 14.7%, 4,732 आउट ऑफ 32,137 केसेस, जो कि अभी हमारे पत्रकार भाई उसको राउंड ऑफ करके 5,000 बता रहे थे। मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया 4,732 टोटल मर्डर केस 2015 में आप नंबर 1 पे थे। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में 11,999 केसेस, 14.5% पूरे
भारतवर्ष का। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 61% जंप हुआ है 5 वर्षों में। ये सीएजी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की डाटा भी है और मैं सीएजी का रिपोर्ट भी लेकर बैठा हूं। सीएजी 2016 ने कहा है कि 61% जंप हुआ है। पात्रा जी, आपका रोल अब बदल गया। रोहित जी, अगर इस बात पर बहस करना चाहते हैं तो आप सबको समय दिया जाएगा। मेरे पास भी आंकड़े हैं। रोहित जी, इस बात पर बहस करना चाहते हैं तो मैं भी आंकड़ों के साथ ये दावा और ये वादा करना पड़ेगा कि आपके राज्य में आंकड़े कम हो जाएंगे। रोहित जी, या तो एक बिल्कुल अलग से एक समय निकाल लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं इसको पूरा कर दूं। आंकड़े तो हमारे पास भी हैं, आंकड़े के साथ बैठ जाएंगे। पात्रा जी, आंकड़े तो हमारे पास भी हैं। खाली 30 सेकंड में एक बात फिर पढ़ के सुना देंगे। रोहित जी, 30 सेकंड में एक बात डॉक्टर साहब को बता दूं, 30 सेकंड में बोलिए राजीव जी। देखिए राजीव जी, 30 सेकंड डॉक्टर साहब आप जरूर बोल लीजिएगा। राजीव, मैंने आंकड़े इस हाँ बोल लीजिए। ठीक है प्लीज बोलिए। ठीक है ओके, कैरी ऑन। एक तो क्षमा प्रार्थी हूँ, देखिए आप लोग बोलते हैं, हम लोगों को 30 सेकंड बाद सुनाई देता है, इसलिए कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है। दूसरी बात है, आंकड़े मैंने इसलिए रखे रोहित जी क्योंकि चैलेंज किया गया था कि एनसीआरबी के आंकड़े प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री को यहाँ झूठा कहा गया शो पे और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हकीकत के आंकड़े को रखूँ। और रोहित जी, आपका भी कहना सही है कि हमारा रोल अब बदल चुका है और इसीलिए मैं कह रहा था, नंबर 1 जो हम करेंगे, हम राजनीतिक पैट्रोनेज नहीं देंगे। ठीक है। आप हमारा कोई ऐसा मंत्री नहीं देखेंगे जो गायत्री प्रजापति जैसा हो या राममूर्ति वर्मा जैसा हो जो आग लगा के लोगों को मार देता हो। दूसरी बात, हम भर्ती इस प्रकार से करेंगे कि जो रेशियो, और एक बड़ी बात बताता हूं, यहां बैठे हुए हैं डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जिसको सीसीटीएन कहते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि अभी तक सीसीटीएन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। हम उसको यथाशीघ्र सीसीटीएन लागू करेंगे। CAS कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल FIR में यूज करती है, बाकी प्रणालियों में इस्तेमाल करती ही नहीं है। ठीक है। हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो CAS है उसको लागू करेंगे, तो स्वाभाविक है इससे ठीक होगा सिस्टम। ठीक है, बोलिए राजीव राय, आप बोल लीजिए पहले, फिर शांतनु आप बोलिएगा। बोलिए। डॉक्टर साहब, 2 बातें कहना चाहता हूं। जब आप नंबर गिनाते हैं, आप तो विद्वान आदमी है, सर्जन आदमी है, जब आप नंबर गिनाते हैं तो अपराध को आबादी के अनुपात में होता है। अगर कहीं का 25 करोड़ या 20 करोड़ आबादी है, वहाँ 50,000 होता है, और कहीं 5 करोड़ है, उस पर हम अलग से जब रोहित जी बुलाएंगे तो डिस्कशन तथ्यों के साथ कर लेंगे। इसलिए अभी आज आंकड़े की बात मत करिए, आप शासन सत्ता में है, कर लीजिए। और दूसरी बात, आप हमारे मंत्रियों को उदाहरण देते हैं तो अपने दिल पे हाथ रखकर कह दीजिए कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 307 का मुकदमा है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर 307 का मुकदमा है कि नहीं, लूट का मुकदमा है कि नहीं है, दंगा भड़काने का मुकदमा है कि नहीं। ADR की रिपोर्ट मंगा कर देख लीजिए, आपने जिनको टिकट दिया उनके ऊपर मुकदमे थे या नहीं थे। अब उन बातों से हट जाइए। अगर हम आपको सार्थक विपक्ष की भूमिका में कहते हैं कि कुछ दिन शासन करिए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और कोई सरकार न मेरी चाहती थी कि अपराध हो, ना आप चाहेंगे कि अपराध हो। सक्षमता दिखाइए। आपने आरोप बहुत लगा लिया, ऐसा अब उदाहरण देने लगेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जिनको 307 तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। जिस मुख्यमंत्री को 307 मुकदमा है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 307 मुकदमा है। आपने कम से कम एक बात तो मानी राजीव राय जी, ईमानदारी से। बेबाकी से बोला, राजनीति में कोई ऐसी पार्टी नहीं बोल सकती है रोहित जी, राजनीति में कोई ऐसी पार्टी नहीं कह सकती कि जिसके सारे के सारे नेता उम्मीदवार पर कोई केस नहीं है। अडवाणी जी से लेकर इनके मुख्यमंत्री तक के ऊपर केस है। हम तो मौका दे रहे हैं और अभी भी ये शासन सत्ता में आकर भी हमारे लोगों को गिना रहे हैं। तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि आप ये आश्वासन दीजिए रोहित जी के सामने इस चैनल पर कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो 307 के मुकदमे हैं, 13 मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 14 मुकदमे हैं, उस पर आपकी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। ठीक है, आप बोल लीजिए शांतनु, फिर विक्रम जी आपसे पूछते हैं। राजीव राय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो उसी पे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या में, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, 16.5% कंट्रीब्यूट करता है। और जो उनका प्रतिशत है गुंडा एक्ट के, आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट में 58% है। तो अगर आप पॉपुलेशन के अनुपात में भी देखें तो 16.5% कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में, लेकिन इन केसेस में 58% कंट्रीब्यूट करता है। एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं और दूंगा
कि चार्जशीट कितने मामलों में हुई है, उससे पता लगेगा कि एफआईआर हुआ और आपने सॉल्व कितना करा। देना शुरू करूं मैं या तो एक मिनट बस मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि चार्जशीट जितने मामले में हुई है वो मात्र 65%, आंध्र प्रदेश में 90% और गुजरात में 86% केसेस में चार्जशीट हुई है। और एनसीआरबी के डेटा संबित जी ने बता दिए हैं। मुझे राजीव जी के साथ बैठना पड़ेगा कि एनसीआरबी की कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट वो एक ही रिपोर्ट है, 2016 में आई थी, 2015 तक की डेटा है। अलग से बहस कर लीजिए, केवल एनसीआरबी पे ही बहस हो जाए। लेकिन मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है, आप तो खुद इस बात को पहले कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो पुलिस मामले दर्ज करती रही है, उसका इशारा आपने एक डिबेट में पहले दिया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, कि आईपीसी के तहत मामला दर्ज ही नहीं हो रहा है। मामला दर्ज हो रहा है उन सारे एक्शन के एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट और 110 सीआरपीसी में, जिससे कि आपका गुड वर्क बढ़ जाए, बैड वर्क नीचे आ जाए। इसलिए 8% है मात्र, वो 58 है। अब आप देखिए, आपने एक पैरामीटर दिया है कि आपने चार्जशीट की है, अगर इससे एक चरण आगे चढ़े, इसमें कन्विक्शन कितना हुआ वो और चौंकाने वाला होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि कोई बहुत ही अभागा होगा वही सजा पाता है। 99% से ऊपर के अपराधी दोषमुक्त हो जाते हैं। एक तो एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई तो चार्जशीट नहीं हुआ, अगर खुदा न खास्ता चार्जशीट हो गया तो दोषमुक्त हो जाएगा। तो लुब्बे लुबाब यह है कि स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं। पहली चीज, एनसीआरबी के पास जो डेटा जाता है, ये वो डेटा जाता है जो स्टेट्स बेस्ड है। एनसीआरबी एक कंपाइलिंग एजेंसी है। नंबर 2, अनयूजुअल डिपेंडेंस ऑन स्टैटिस्टिक्स वुड बी अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट टू कंट्रोल क्राइम। ये पुलिस रेगुलेशन में लिखा है कि आंकड़ों पे ना जाएं, आप अवधारणा पे जाएं, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन। आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन। अगर जनता असुरक्षित है, आप मान के चलिए हम कोई भी आंकड़े प्रस्तुत करें, तर्क प्रस्तुत करें, आप फेल। और आंकड़े हम कुछ भी देते रहे, अगर जनता संतुष्ट है कि हमारी एफआईआर हो रही है, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्रभावी पुलिस गश्त और व्यवस्था हो रही है, तो स्टैटिस्टिक्स कुछ भी कहें, जनता का संतोष सबसे बड़ा एक पैमाना है पुलिस की कार्य प्रणाली पे और कार्य की अच्छाई और बुराई के ऊपर। आप बोल लीजिए, फिर संबित आपके पास एक छोटा डेटा और देना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जनता क्या कह रही है। इस पे अगर देखें इंडस्ट्री की क्या रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो नोएडा में है, पेटीएम, स्नैपडील, एफटी कैश, मोबीक्विक, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूपी में, उनकी स्पेशल रिपोर्ट नोट में है। हर इंडस्ट्री अपना एक सर्वे करवा के नोट करती है कि मुझे कहाँ बिजनेस करना है, कहाँ मुझे बिजनेस नहीं करना है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, डिलीवरी नहीं करते। एफटी कैश ने तो रीजन में उत्तर प्रदेश को हटा रखा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत हाई हैं। तो एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को क्यों छोड़ेगी? क्योंकि उनका सर्वे, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है, फील्ड सर्वे है, बिजनेस सर्वे, वो भी उनको कहता है कि क्राइम इतना ज्यादा है, यहाँ बिजनेस ना करना ही अच्छा है। संबित पात्रा, विपक्ष का कहना है अगर आप अपनी पार्टी के अपने समर्थक फ्रिंज एलिमेंट्स पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो काफी हद तक वैसे ही कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, विपक्ष का तो क्या है, विपक्ष देखिए, आदर के साथ कह रहा हूं मैं, इसके अहंकार मत सोचिएगा। ये विपक्ष का तो ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि सीरिया में जो हो रहा है वो भी हम ही कर रहे हैं, और ये कह भी चुके हैं कई लोग, तो कंपेयर भी कर चुके हैं आरएसएस और बीजेपी को आईएसआईएस के साथ। तो विपक्ष के इन बातों पर तो बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक राजीव राय जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, विद्वान भी हैं, मगर आपका ये जो कहना कि आंकड़े पर डिबेट ही नहीं करे, अरे 1 घंटे के डिबेट में आप बोलते रहिएगा अच्छा बधाई हो, आप बन गए हैं, कमाल हो गया, हम इंतजार करेंगे, मैं भी बोलता रहूँगा धन्यवाद धन्यवाद, तो 1 घंटा कैसे होगा डिबेट बताइए? आंकड़े भी ना रखे, कुछ भी ना करे। इसलिए हम लोग एक एकेडमिक आंकड़ों के साथ और हम फ्यूचर प्लान क्या रखेंगे, दोनों को मिला के डिबेट कर रहे हैं। एक बात बता दूं, 2012 में राजनीतिक तो मेरे पास भी है ना, आगे तो मेरे पास भी है, कितना मैं ऐसा ठीक सर जरूर दीजिए सर आंकड़े, आप एकेडमिक व्यक्ति है, आंकड़े देंगे जनता को अच्छा लगेगा। मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और दे रहा हूं कि एक ऐसी मनस्थिति समाजवादी पार्टी की थी कि 2012 में जो बनारस बम ब्लास्ट हुआ था 2007 का, उसके जो अभियुक्त थे उनको छोड़ने के लिए नोटिस तक पास किया गया। ये तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 2 जज बेंच ने जो उसमें इंडाइटमेंट दिया है अखिलेश यादव जी के खिलाफ, आपको सुन के आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा छोड़ क्यों रहे हो आतंकवादियों को, आप उनको पद्मश्री दे दीजिए। आप लोगों की हालत तो अपीजमेंट में ये है। पूरा मैं जजमेंट लेकर बैठा हूं, बोले तो पढ़ूंगा नहीं, समय नहीं होगा, मगर पद्मश्री की बात कही तो ये पॉलिटिकल अपीजमेंट। छोटी सी चीज बता दूं पात्रा जी कि जो पीलीभीत में घटना हुई, कब्रिस्तान की जमीन को कब्जाने की कोशिश की, उसमें जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा उनका यही कहना था कि अब हमारी सरकार आ गई, अब ये जमीन हमारी है, इसको कैसे रोकिएगा? तो पकड़ लिया ना पुलिस ने, ना तो देखिए पुलिस ने पकड़ दिया।
हमारे हो या किसी के भी हो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है साहब कि अगर कोई कब्जाने की कोशिश कर रहा था और उनके पार्टी के कैडर थे तो पुलिस उन्हें छोड़ देगी या आजम खान फोन करेगा इनको छोड़ देना, उनको पकड़ लेना। अगर हमारे भी कोई लोग जाके कब्जाने की कोशिश करेगी तो हम उन्हीं को पकड़ लेंगे और उन्हीं को अंदर डाल देंगे। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है। यहाँ हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, ये पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है और यहाँ पर नंबर 1 प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और मैं आपको आज कहता हूँ, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जहाँ भाजपा शासन है, उत्तर प्रदेश में आप परसेप्टेबल, जिसको सही कह रहे थे अभी विक्रम जी कि परसेप्टेबल चेंज होना चाहिए, लोगों को परसीव होना चाहिए कि पुलिस हमारे साथ है। ये परसेप्टेबल चेंज आप कुछ ही दिनों के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, राजीव जी बोलिए, फिर विशाल आपके पास आ रहा हूं। संबित जी, आपसे मैंने 2 बड़ा सीधा सा सवाल किया था। लिस्ट बहुत लंबी है, आपके मंत्रियों की लिस्ट निकालने लगूंगा। 2 बहुत सीधा सवाल किया था और पूरे प्रदेश की जनता जाननी चाहेगी। हमारे अंदर कमियां रही होगी, मैं जनता जनार्दन के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपसे 2 सीधा सवाल किया था, उन दोनों सवालों के बजाय आपने तमाम फिर कहानियां कहनी शुरू कर दी। आप हाँ या ना में बताइए कि आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या के प्रयास से लेकर लूट दंगे के केस है कि नहीं है, और उन्हीं के अंदर में जो पुलिस है उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी? चलिए मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने जब ये प्रश्न पूछा था उसी में आपने उत्तर दिया था। आपने कहा था आडवाणी जी से लेकर योगी जी के ऊपर भी केस है, और आप गायत्री प्रजापति और अतीक अहमद के केस को ये आडवाणी जी के केस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप खुद बता के देखिए, जो आपने खुद उत्तर दिया, ये पॉलिटिकल केसेस हैं। अरे मैं तो 307 की बात कर रहा हूँ, छोड़िए ना आडवाणी जी के ऊपर कार्रवाई की तो पूछा नहीं। और मैं सुन रहा, मैं उत्तर मत घुमाइए बात संबित जी, मत बुझाइए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आडवाणी जी की बात मत लाइए। 5 साल तक आपकी सरकार थी ना, आपकी पुलिस थी ना, 307 था ना उस समय, आप जैसे कह रहे हैं था, तो क्या कर रही थी पुलिस? मतलब आपने झूठ का केस लगा के पकड़ा नहीं था ना, आप खुद ही मानते हैं ना। आज हमसे क्यों आशा कर रहे हैं? जब आप ही ने नहीं पकड़ा, मतलब आप ही उससे कन्विंस्ड नहीं थे कि हमने झूठ का केस लगाया है, पकड़ लेंगे तो जनता हमें छोड़ेगी नहीं। इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या कब हुई थी संबित साहब? देखिए, इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या कब हुई थी, आपको याद है? नहीं, आप जानकारी बढ़ा लीजिए। आप डॉक्टर साहब, इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या कब हुई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी बढ़ा दी है साहब? आप बताइए, 5 साल के छोड़ दीजिए, कितने महीने पहले डॉक्टर की हत्या हुई थी जिसमें केशव मौर्य साहब? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टनरशिप का क्या हुआ है वो देखिए। अभी बाकी पार्टनर छोड़ दीजिए, वो आप दोनों के पार्टनरशिप का देखिए। भाई से बाई नहीं ना, अरे आपका अहंकार 2 लोगों से शुरू हुए थे संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी 2 लोगों से शुरू हुए थे, अगर 2 से आप जा सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए ना, बिल्कुल याद कर लीजिए अपने गिरबान में अहंकार नहीं है। इसको आप भी खत्म हुए थे, आप भी खत्म हुए थे और आप फिर खत्म हो गए। बहुत आप लोगों की तरफ देख रही है। भगवान आपका अहंकार बनाए रखे सर, इस विषय को डेविएट मत प्रदेश की जनता देख रही है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप इस विषय को डेविएट मत कीजिए। जिम्मेदारी हमारी होगी। प्लीज सर, प्लीज आप लोग इस विषय को डेविएट मत कीजिए इस तरह से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी में। विशाल पांडे, मेरा सवाल एक बड़ा सीधा सा है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, हर जगह हर तरफ से एक ही आवाज आती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, वो अपने घर से बाहर निकलती है तो डर लगता है, चोरी चकारी डकैती लूट अपहरण फिरौती इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं। अभी विक्रम सिंह साहब कह रहे थे कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होता है, आंकड़े में भले ना हो, अगर सड़क पे आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है तो अपने आप से बहुत फर्क आ जाता है। क्या कल सरकार बदलने के बाद से लोगों की उम्मीदों में, लोगों की सोच में कोई फर्क आया है? देखिए रोहित जी, ये बड़ा सवाल है कि परसेप्शन, और सबसे अहम ये है कि अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें या आज की भी बात करें तो अभी भी जनता को ये यकीन नहीं है कि पुलिस अगर हमारे पास आ रही है वो हमारे मदद के लिए आ रही है। ये यकीन जनता में नहीं हो पा रहा है। जनता को ये लग रहा है कि अगर पुलिस आ रही है, अगर वो ठीक भी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है, किसी भी तरीके से पुलिस परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था को सुधारना है या पुलिस व्यवस्था को सुधारना है तो पुलिस के रवैये को बदलना होगा, क्योंकि आप भी देखते
देखते होंगे रोहित जी, पुलिस जहां भी जाती है सबसे पहले एक ऊंची आवाज में बात करना शुरू करती है और यही सबसे बड़ी परेशानी जनता के सामने है। अगर उसके साथ भी कोई गलती हुई है तो दोनों पक्षों को एक साथ लेकर जाएंगे और फिर आप ये मानिए कि अगर ज्यादा परेशानी होगी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया या किसी अधिकारी का फोन आ गया, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको परेशान किया जाएगा। तो वजह यह है कि अधिकतर लोग आवाज उठाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले परसेप्शन बदलने की जरूरत है और यही वजह है कि अगर पुलिस का रवैया बदलेगा जनता के प्रति और उनको मदद के लिए आगे जाएंगे, ना कि परेशान करने के लिए, तो शायद स्थिति सुधर सकती है। चलिए अब विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।